आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के 10 से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। अब देखिए, चाहे कोई भी पदार्थ हो, वो किसी दूसरे तरल पदार्थ में तैरता है या डूबता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें उसके घनत्व के बारे में समझना होगा कि घनत्व क्या चीज है। जैसे आपने देखा होगा कि अपने कोई बर्तन है और उसमें पानी है, तो उस पानी की बर्फ ऊपर तैरती रहती है। अब बर्फ भी क्या है, पानी का ही रूप है, परंतु ये ठोस अवस्था में है और पानी द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में है। देखिए, जिसका घनत्व अधिक होगा वो तो नीचे रहेगी और जिसका घनत्व कम होगा वो वस्तु ऊपर रहेगी। ये तैरने का सिद्धांत है, याद रखिएगा। यानी कि जिसका घनत्व अधिक है वो वस्तु वो सदैव नीचे रहेगी और जिसका घनत्व कम है वो वस्तु ऊपर तैरेगी। ठीक है। अब यही बात यहां पर लागू होती है कि लोहे की कील पारे पर तैरती है। मान लीजिए ये किसी बर्तन के अंदर, ये कोई छोटा बर्तन है और इसमें अपन ने पारा भर रखा है। पारा आप सभी जानते हो, पारा जिसे अपन मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, पारा एक धातु है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र ऐसी धातु जो तरल अवस्था में होती है, पारा या मरकरी। और इसका सिंबल क्या होता है, प्रतीक चिन्ह Hg। ठीक है, Hg यानी कि पारा, मरकरी। अब इसके ऊपर लोहे की कील अपन यहां रख देंगे, तो ये लोहे की कील जो है ये ऊपर तैरेगी। क्यों तैरेगी? क्योंकि पारा जो है इसका घनत्व अधिक है और लोहे की कील का घनत्व कम है, जबकि पानी में डूब जाएगी। अब यही लोहे की कील, अगर इस बर्तन में अपन ने पानी भर रखा है, यही लोहे की कील जो है यहाँ कील रखी हुई है ऊपर, तो जो अपन ऊपर रखेंगे नीचे डूब जाएगी, ये कील नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर पानी का जो घनत्व है वो कम है, किसकी तुलना में, लोहे की तुलना में। यानी कि लोहे का घनत्व अधिक है तो अधिक घनत्व वाली वस्तु नीचे आ जाती है, डूब जाती है। तो इस प्रकार से हमारा इसमें जो ऑप्शन है, अगर अपन सारे ऑप्शन पढ़ें तो देखो, लोहे का भार, तो भार से अपन को यहाँ कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन है लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है। सीधी सी बात है, लोहे का घनत्व अधिक है, नीचे आ गया, डूब गई। तथा पारे से कम होता है। ठीक है, तो लोहे का घनत्व पारे से कम है, इसलिए ये ऊपर तैर रहा है और पारा जिसका घनत्व अधिक है वो नीचे है। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये घनत्व वाली क्या चीज है, घनत्व क्या है? तो घनत्व आपने जीके में अपन पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए जनसंख्या घनत्व की बात करें कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, इस प्रकार से एक वर्ग बन गया। ठीक है, यानी कि 1 1 किलोमीटर का एरिया है पूरा ये। 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में जितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, मान लीजिए 6 लोग निवास करते हैं, तो 6 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 17 लोग निवास करते हैं तो 17 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे अपन जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से घनत्व यानी कि किसी निश्चित एरिया में, कोई निश्चित एरिया, ये निश्चित एरिया है, निश्चित क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या, ठीक है, अणुओं की संख्या जो है वो उसका घनत्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए इतने एरिया के अंदर यहाँ सिर्फ ये 4 ही अणु है, दूसरा इतना ही एरिया है, बराबर है एरिया, देखो ये आपको थोड़ा दिख रहा होगा, बराबर बनाया लगभग। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर मैंने ये 9 बना दिए। ठीक है, तो किसका घनत्व अधिक है? इस 9 वाले का घनत्व अधिक है, क्योंकि यहाँ पर इसी एरिया में 9 अणु हैं, जबकि इतने ही एरिया में, बराबर एरिया में 4 अणु, इसका घनत्व कम है। तो ये इस प्रकार से अपन इस घनत्व को समझते हैं। चलिए फिर चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको जो जनरल साइंस की अपन बात करें तो वहां पर आपको सिर्फ 4-5 जो फार्मूले हैं वो याद रखने होंगे, फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो बल का है, तो आपको बल का फार्मूला याद रखना है। इसी प्रकार से कार्य का आपको याद रखना है,
ठीक है। इसी प्रकार से आपको ऊर्जा का फार्मूला याद रखना है, क्योंकि जनरल साइंस में इन्हीं के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं भौतिक विज्ञान में। और इसी प्रकार से चाल का है, ठीक है, संवेग है। तो ये आप 5-7 जो फार्मूले हैं इनके याद रखिएगा, और आपको सिर्फ उसमें कुछ नहीं करना, उस फार्मूले में, उस सूत्र में आपको सिर्फ मान रखना है। तो देखिए अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि 60 केजी द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान का जो मापन इकाई है वो क्या है, केजी है, किलोग्राम। 60 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, ये त्वरण की बात कर रहा है, ठीक है। त्वरण कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल लगाना होगा, बल का मान पूछ रहा है। तो बल का जो फार्मूला है वो क्या होता है, एफ यानी फोर्स इज इक्वल टू एम, एम मानी मास द्रव्यमान, और ए मतलब त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान अपन को दिया गया है और त्वरण अपन को दिया गया है, कुछ नहीं करना, एफ बराबर दोनों को गुणा करना है, एफ बराबर 60 गुणा 4 यानी कि 240 न्यूटन। अब देखो न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, ठीक है। अब देखो यहां आप देखोगे इसमें ऑप्शन अगर 15 तो गलत है, यहां 240 तो है परंतु आगे क्या लिखा है, ये वाट लिखा है, गलत हो गया। ये रहा तीसरा आंसर 240, आगे न्यूटन है, तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि न्यूटन में होगा। तो यहाँ हमें 7-8 फार्मूले हैं जिस प्रकार से बल का है। इसी प्रकार से विद्युत वाले चैप्टर के अंदर भी विद्युत धारा का है, ठीक है, उष्मा का है, तो वो हमें याद रखने हैं। अक्सर एग्जाम्स के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, देखो जब अपन किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, बल लगाने का मतलब किसी वस्तु को अपन खींचते हैं या धक्का देते हैं, तो अपन क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है। और बल लगाने से वस्तु में क्या होगा, विस्थापन होगा, वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, उसकी जगह बदल जाएगी। तो बल लगाने पर जो वस्तु में विस्थापन होता है तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अपन ने क्या किया, कार्य किया, वहां पर वर्क किया। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि कार्य के प्रकार हैं वो धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, या शून्य कार्य भी होता है, किया गया कार्य शून्य। तो ये पूछ रहा है कि धनात्मक कार्य कब होगा। तो देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विस्थापन बल की दिशा में होता है, ये धनात्मक कार्य की परिभाषा सही है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और मैंने इसको इधर बल लगाया, धक्का दिया, और ये खिसक करके यहां आ गई, इसका मतलब मैंने बल भी इधर लगाया और वस्तु का विस्थापन भी इधर हुआ। तो विस्थापन किधर हुआ, बल की दिशा में, तो ये क्या कहलाएगा, धनात्मक कार्य कहलाएगा। दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है, यानी कि अपन धक्का तो इधर लगा रहे हैं वस्तु के, लेकिन वस्तु में विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है, इधर हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कार्य। जैसा कि नीचे आप नोट में देख पा रहे हो, नीचे नोट लगा के लिखा है ऋणात्मक कार्य, ठीक है, यानी दूसरा जो पॉइंट है उसका ये ऑप्शन है। तीसरा है विस्थापन बल के लंबवत हो, यानी कि अपन बल इधर लगा रहे हैं और वस्तु में विस्थापन इस प्रकार से हो रहा है, लंबवत हो गया, लंबवत यानी कि 90 डिग्री पे, ठीक है, बल इधर लगा रहे हैं और वस्तु में विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, या फिर मान लीजिए इस दिशा में भी हो सकता है, ये भी लंबवत ही है, ठीक है। तो जब लंबवत होता है तो उस समय कार्य जो है वो शून्य होगा, क्या होगा, कार्य शून्य, शून्य होगा। तीसरे पॉइंट में लिखा है बल के लंबवत विस्थापन पर कार्य शून्य होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और एक साथ ही जो है एक प्रश्न में ही 3-4 प्रश्नों को समझा। क्वेश्चन नंबर 4 है केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक अम्ल है। देखो ऑर्गेनिक के अंग्रेजी का शब्द है, इसे हिंदी में कहते हैं कार्बनिक, यानी कि ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित है, कार्बन यानी कि सी, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक अम्ल कहलाएगा। क्लियर। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा मैंने नोट लगा के पहले लिखा हुआ है, उसको देख लें कि कार्बनिक जो अम्ल है या ऑर्गेनिक अम्ल है, ऐसे अम्ल जिसमें कार्बन होता है, जैसे सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक बोल दीजिए या साइट्रिक बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। इसमें कार्बन आप देख पा रहे हो C6 है ना, ये कार्बन है। इसमें पेड़ पौधों के अंदर होता है, सिट्रेसी कुल के पौधे जैसे नींबू है, मौसमी है, किन्नू है, माल्टा है, खट्टे फलों में होता है सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। सबसे ज्यादा आंवले में होता है, ठीक है। और ये विटामिन सी का स्रोत है, इसमें विटामिन सी जो है वो होता है इन फ्रूट्स के अंदर, खट्टे फलों के अंदर। इसी के अलावा दूसरा भी हो सकता है, जैसे लैक्टिक अम्ल, जैसे दही होता है, दही में लैक्टिक अम्ल है, वो भी कार्बनिक अम्ल है। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, इसमें भी कार्बन है, ठीक है, ये रहा कार्बन, कार्बन, तो ये एसिटिक एसिड है। तो ये सारे कार्बनिक अम्ल के उदाहरण हैं। या फॉर्मिक एसिड है, चींटियों में होता है,
चींटी जो है ना, कीड़े मकोड़े, कीड़े चींटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी कार्बनिक अम्ल होता है। कार्बनिक अम्ल मुख्य रूप से सजीवों के शरीर में ही बनता है, ठीक है, परंतु अपन बाहर भी बना सकते हैं, प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो जैसे सिट्रिक एसिड पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, लैक्टिक एसिड जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, दूध से दही जमता है, और अपनी मांसपेशियों के अंदर भी बनता है लैक्टिक एसिड, जिसके कारण दर्द होता है, अपन लंबा सफर करते हैं, अधिक काम करते हैं, उस समय हमारी मांसपेशियों के अंदर भी लैक्टिक एसिड बन जाता है। फार्मिक एसिड मैंने बताया चींटियों के अंदर ये भी सजीव है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ जो ऑप्शन था उसमें है ऑर्गेनिक अम्ल, देखो सिट्रिक अम्ल इसका सही आंसर है, सिट्रिक या साइट्रिक एसिड। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे के सारे अकार्बनिक है, इसमें कार्बन नहीं होता। देखो आप कहोगे कैसे, देखो ये रहे अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक, इनको इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ऐसे अम्ल जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या है, H2SO4, और इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि इसमें सल्फर होता है, सल्फर बोलते हैं गंधक को, ठीक है, इसलिए इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं। और इसे किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं, यानी कि अम्लों का राजा, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है, इसे सोरे का तेजाब भी कहते हैं, HNO3 को, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन है इसलिए नाइट्रिक एसिड नाम पड़ गया। और अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की HCl, इसे नमक का तेजाब भी कहते हैं, ठीक है, इसके उपनाम है, आप ये भी याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये भी कई बार पूछे गए हैं। एक चीज और, एक पदार्थ बनता है एक्वा रेजिया, उसमें क्या होता है, 3 भाग तो HCl के और 1 भाग HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों के मिलाने से बनता है एक्वा रेजिया। क्या बनता है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो है ये एक ऐसा पदार्थ बन जाता है जिसमें सारी धातुएं घुल जाती हैं, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, सारे घुल जाते हैं एक्वा रेजिया के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये चौथा पॉइंट देखा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। यानी कि अपने यहां ऑप्शन रखे धातु, अधातु, उपधातु और निष्क्रिय तत्व। तो आवर्त सारणी अपन थोड़ा सा अगर देखें, आपके पास कोई भी बुक होगी, ठीक है, कक्षा 10 की आप बुक काम में ले सकते हो, उसमें आवर्त सारणी दी गई है, तो वहां निष्क्रिय तत्व जो 18वां वर्ग है उसमें सारे निष्क्रिय तत्व हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, ये सारे निष्क्रिय तत्व आते हैं। तो निष्क्रिय तत्व जो है ये तो सारी गैसीय अवस्था में ही होती हैं। और यहां ये पूछ रहा है कि निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में होता है। तो देखो धातु जो होती हैं, धातुएं क्या होती है, सामान्यतः पर आप देखते हो जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, सारी धातुएं क्या है, ठोस अवस्था में है, ठीक है। तो यहां लिखा है पहले धातुएं कमरे के तापमान पर। अब कमरे का तापमान लगभग माना गया है 25 डिग्री सेल्सियस। देखो जब भी कभी बात आती है कमरे का तापमान, तो 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग का तापमान अपन कमरे का तापमान मानते हैं। कि धातुएं कमरे के ताप पर तो क्या होती हैं, ठोस होती हैं। अगर बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो धातुएं भी द्रवावस्था में बदल जाएंगी, ठीक है। परंतु पारा या मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये पहले भी आ चुका है, पारा या मरकरी जो अपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, मरकरी जो है पारा, ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। परंतु धातुएं गैस अवस्था में नहीं है। देखो या तो ठोस मिलेंगी आपको या द्रव अवस्था में, ये तीनों पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा भी अपने बताया था ये नहीं है। तीसरा है अधातु। अब देखो अधातु, इसमें लिखा है अधातुएं ठोस और गैस अवस्था में होती हैं, ठीक है, ठोस अवस्था में होती हैं और गैस अवस्था में होती है, परंतु केवल ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में भी होती है, सॉरी उपधातु है, अधातु है। तो अधातुएं ठोस भी होती हैं, गैस भी होती है, जैसे ऑक्सीजन है धातु है, गैस अवस्था में है, ठीक है। और इसी प्रकार से सल्फर है, ठीक, गैस अवस्था में है। परंतु अपन बात कर रहे हैं किसकी, ब्रोमीन की। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में होती है। तो यहाँ तीनों अवस्थाएं हो गई, अधातुएं ठोस भी होती हैं, गैस भी होती हैं और द्रव अवस्था में होती हैं। यहाँ ब्रोमीन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एकमात्र हिस्सा अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। हाँ, एक चीज और धातुओं के बारे में था कि धातु के अंदर गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम दो धातुएं ऐसी हैं, ये दोनों धातुएं कमरे के तापमान पे तो ठोस होती हैं, परंतु जो ही अपन अपनी हथेली पे इनको रखेंगे गैलियम और सीजियम को, तो ये पिघलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कमरे का तापमान तो था 25 डिग्री सेल्सियस और अपना हथेली का तापमान मान लीजिए 36 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मनुष्य तापमान कितना होता है, अपन 37 मानते हैं, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो तापमान बढ़ गया, बढ़ने के कारण ये पिघलनी शुरू हो जाती है गैलियम और सीजियम, ठीक। और चौथा ऑप्शन क्या था इसमें, उपधातु। उपधातु कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उसे उपधातु कहा जाता है, ठीक है।
चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वह पदार्थ जो रसोई में नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में काम में लेते हैं। देखो, नॉन स्टिक का मतलब होता है न चिपकने वाले। अपन सब्जी बनाते हैं बर्तनों के अंदर, ठीक है, या फिर कोई भी तेलीय पदार्थ बनाते हैं, जैसे हलवा बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं। या दलिया वगैरह है, जो भी अपन खिचड़ी पकाते हैं बर्तन, तो वो चिपक जाते हैं नीचे, पेंदे में चिपक जाते हैं। और जब वो बहुत ज्यादा चिपकने के बाद में, और वो अपन उष्मा दे रहे हैं नीचे से, उसको गर्म कर रहे हैं, तो अलग ही स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अपन भोजन का टेस्ट खराब हो जाता है। तो रसोई में जो नॉन स्टिक बर्तन है, न चिपकने वाले, उनके पदार्थ चिपकेंगे नहीं, तो उनमें अपन एक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर तो है टेफलॉन। क्या है? टेफलॉन। तो प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, दोनों ही प्रकार के प्लास्टिक हैं, उनमें अलग अलग उनके प्रकार हैं, वो अपन देख लेते हैं, एक बार एक नजर डालते हैं, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। देखो, एक तो प्लास्टिक का प्रकार होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं ताप सुन्मय या ताप सुघट्य। हिंदी में इसको ताप सुन्मय या ताप सुघट्य बोलते हैं, अंग्रेजी में थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। थर्मोप्लास्टिक का मतलब है जिसको अपन गर्म करें वो पिघल जाए, ठीक है। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन की थैली अपन देखते हैं ना मार्केट में, जो किराना का सामान लाते हैं, चाय चीनी, उसके पॉलीथीन की बनी होती हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक है। और दूसरा है पीवीसी। पीवीसी का बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है पीवीसी की। और अगला है पॉलीस्टायरीन, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। एक्रेलिक, यानी कि इसका दूसरा नाम है पॉली मेथिल मेथाक्रिलेट, PMMA, ठीक है, फुल फॉर्म इसकी ये है। तो ये सारे तो थर्मोप्लास्टिक है। अब जैसा कि अपन ने बताया कि इनको जो ही गर्म करेंगे पिघल जाएंगे, तो अपने बर्तनों में तो इसको काम में ले नहीं सकते थर्मोप्लास्टिक्स को। क्यों? क्योंकि जब पिघल जाएंगे तो क्या होगा, प्लास्टिक जब पिघल जाएगा तो अपन खाना कैसे पकाएंगे। दूसरा होता है थर्मोसेटिंग, या हिंदी में इसको बोलते हैं ताप दृढ़, ठीक है, जो गर्म करने पर नहीं पिघलते हैं। जैसे बेकेलाइट। बेकेलाइट में बिजली के स्विच वगैरह है, अपने घरों में जो बिजली के जो स्विच बटन है, बर्तनों के हत्थे हैं, अपने जो चाय वगैरह बनाने के लिए जो बर्तन है अपने पास, जो भगोना है, या कुकर का जो हैंडल है, देखते हैं आप, है ना, हत्थे यानी कि हैंडल जिसको पकड़ते हैं हाथ से, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। और गाड़ियों की जो बैटरियां होती हैं वो भी बेकेलाइट की बनी होती हैं। दूसरा है मेलामाइन। मेलामाइन होता है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान बनाने में। देखो, जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, आग बुझाने वाले, दमकल जो होता है, दमकल आग बुझाने वाला, वहां उनके जो ड्रेस होती है, जो परिधान होता है, यानी कि जो कपड़े होते हैं, वो मेलामाइन के बने होते हैं। क्योंकि वहां वो आग के पास में जाएंगे तो और जो कपड़े हैं, सामान्य कपड़े हैं, वो तो आग पकड़ लेंगे, ठीक है, परंतु ये कपड़े आग नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। और अंत में जो दिया गया है वो है टेफलॉन। नॉन स्टिक, यानी कि न चिपकने वाला तवा, तवा भी होता है, और कड़ाही, ठीक है, कड़ाही भी मार्केट में कड़ाही भी आती है नॉन स्टिक वाली, ठीक है। टेफलॉन, उनके ऊपर टेफलॉन की पर चढ़ी होती है। टेफलॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो तापमान से पिघलता नहीं है। तो इसका सही आंसर अपन ने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। देखो, मैं एक साथ अपन जो एक क्वेश्चन को समझते हैं, तो वहां दो चार क्वेश्चन साथ में अपन लेके चलते हैं, ताकि आप आसानी से याद रख पाओ। ये बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखो, वास्तव में क्या होता है, चूना क्या चीज है? चूने का पत्थर होता है। क्या होता है? चूने का पत्थर होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना का पत्थर बोलते हैं। या संगमरमर का सूत्र भी यही होता है। संगमरमर जो ताजमहल बना हुआ है, संगमरमर का अलग अलग रंग का होता है, काले रंग का भी होता है, सफेद रंग का भी होता है, हरे रंग का भी होता है, ठीक है, सतरंगी भी होता है। तो ये जो संगमरमर है या चूना है, चूना पत्थर है। और जो चूना पत्थर की जो खान होती है, पत्थर की पहाड़ी होती है एक प्रकार से, पहाड़ी, वहां से उसको खदान से या पहाड़ से उसको खोद करके निकाल लेते हैं, और इस चूना पत्थर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने के लिए अपन ये सिंबल लगाते हैं त्रिभुज जैसा, इसका मतलब गर्म करना है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, दो चीजें बनेंगी। एक तो यानी कि CaO अलग हो जाएगा, और इसमें से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल मुक्त हो जाएगी। CaCO3 था, CaO, ठीक है। अब ये तो था चूना पत्थर, और ये यहां पर ये है बिना बुझा हुआ चूना। ये रहा चूना पत्थर, और ये रहा बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, अब यानी कि ये चूना जो बना है, जो अपने कली करते हैं ना, कली यानी कि अपन जो शादी समारोह में अपने घरों के
ठीक है, या दीपावली वगैरह कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है तो अपने सफेदी करते हैं अपन घरों पे। तो आजकल तो क्या है कि प्राइमर वगैरह है, डिस्टेम्बर है, वो यूज करने लगे। पहले अपन एक पत्थर से यानी कि पैकिंग के अंदर, एक कट्टे के अंदर, छोटी बोरी में अपने पाउडर आता है सफेद रंग का, उसमें पत्थर भी होते हैं, ठीक है, जिसको चूना पत्थर अपन कहेंगे, बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे उसको। और जो ही अपन उसको कहाँ डालते हैं, पानी में डालते हैं, मटके के अंदर या किसी बर्तन में, तो उसमें से अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है और साथ में क्या बनेगा, Ca, ये OH2 बन जाता है, यानी कि, और प्लस उष्मा, यानी कि ये प्रकार की उष्मा क्षेपीय विक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है। वो मटका जिसमें अपन ने कली के अंदर पानी डाल दिया अपन ने, ठीक है, सफेदी करने के लिए, तो यो उष्मा निकलेगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, आपने देखा भी होगा। तो यहां पर ये जो बना है CaOH2, ये क्या है, ये है बुझा हुआ चूना, यानी कि इसमें बुझ गया, इसमें अपन ने पानी डाल दिया, बिना बुझे चूने में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो ये बुझ गया, तो इसे अपन क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना। तो इस प्रकार से हमने बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ये सारी प्रोसेस समझी। अब देखो ये जो बना है, ये रहा CaOH2, ये अपन सफेदी करते हैं दीवार पे, ठीक है। तो जब अपन दीवार पे सफेदी करेंगे तो उस समय क्या होगा, ये वायुमंडल में जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके साथ रिएक्शन करेगा और ये धीमी प्रक्रिया होती है। जब अपन सफेदी करते हैं तो हमें तुरंत उसका जो शाइनिंग है, चमक है, वो नहीं दिखाई पड़ती, परंतु कुछ घंटों पश्चात या एक दो दिन बाद में हमें उस सफेदी की शाइनिंग अच्छी नजर आती है, क्योंकि वो एक मंद प्रक्रिया है। ये जो बुझा हुआ चूना है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, वायुमंडल में जो CO2 है उसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो उसकी चमक अच्छी हो जाती है, ठीक है, हमें बिल्कुल अच्छा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने चूने के बारे में जो क्वेश्चन बनते थे वो समझे। अब अगले जो 3 क्वेश्चन है वो अपने बायोलॉजी से हैं, जीव विज्ञान से हैं। पहला क्वेश्चन है भूमिगत तना है। देखो तना, आप जानते हैं कि तना क्या होता है, अपन मोस्टली देखते हैं कि भूमि के ऊपर का भाग, ठीक है, जिसे अपन स्टेम या तना कहते हैं, जो पेड़ को सीधा खड़ा रखता है, सहारा प्रदान करता है, ठीक है। परंतु भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर भी तना होता है, भूमिगत का मतलब भूमि के अंदर, ठीक है, कुछ पौधों के अंदर भूमि के अंदर भी तना होता है। तो इसका उदाहरण तो है अदरक। देखो गाजर क्या है, गाजर जड़ है, तना नहीं है। मूली भी जड़ है और सलजम भी जड़ है, ठीक है। इसी प्रकार से चुकंदर जो होती है वो भी क्या है, जड़ होती है। परंतु यहाँ पर तने की बात कर रहा है, तो देखो तने में क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है, तने का रूप बदल गया, तने का रूप बदलने से उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, रूपांतरण हो गया। तो ये यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो याद रखिएगा, ये भोजन को स्टोर कर लेते हैं। जैसे अदरक है, अदरक क्या है, तना है, और इसे अपन परकंद कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अदरक को क्या कहते हैं, परकंद कहते हैं। इसी प्रकार से अरबी है, अरबी क्या है, तना है, अरबी की सब्जी बनती है मार्केट के अंदर, अपन देखते हैं सब्जी मंडी में, घरों में अपन खाते भी हैं। आलू है, आलू भी तना है, और ये कंद है, ये कंद कहलाता है, क्या कहलाता है, कंद कहलाता है आलू, ठीक है। हल्दी, हल्दी भी प्रकंद का उदाहरण है। हल्दी है जो अपन ने एक औषधीय पौधा है, ठीक है। ये सारे के सारे भूमि के अंदर होते हैं और भोजन संग्रहण करके फूल जाते हैं। जैसे आलू के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च या मंड बोल दीजिए, ये फूल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तने के बारे में देखा कि तने के क्वेश्चन कौन से बनते हैं। अगला क्वेश्चन गलत कथन है। देखो बहुत बार एग्जाम में अपन देखते हैं कि सही कथन कौन सा है, निम्न में से गलत कौन सा है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें वो चारों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने होते हैं। पहला स्टेटमेंट है, वृक्क के अलावा अन्य उत्सर्जी अंग त्वचा, फेफड़े, यकृत है। देखो मनुष्य शरीर की बात कर रहा है मोस्टली ये, और मनुष्य शरीर में वृक्क यानी कि जो किडनी होती है, जिसे अपन गुर्दा भी कहते हैं, तो ये तो हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है। वृक्क जो होते हैं हमारे एक जोड़ी में, शरीर में एक जोड़ी होते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा, आपके पास मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक है, उनमें आप उनकी सदा से आप पढ़ रहे हो, ये किडनियां होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने डायग्राम देखा होगा, और यहाँ से जो मूत्र वाहिनियां निकलती हैं, यहाँ मूत्राशय होता है, ठीक है, और बाहर मूत्र निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये जो किडनियां है, वृक्क है ये, ठीक है, ये क्या होती हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग है। यानी कि उत्सर्जी अंग का मतलब क्या होता है, ऐसे अंग जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा ही है, और त्वचा एक उत्सर्जी अंग है जो शरीर के तापमान को भी संतुलित रखता है, और हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है पसीने के रूप में उनको बाहर निकालता है। फेफड़े भी एक उत्सर्जी अंग का उदाहरण है, जो हमारे श्वसन क्रिया के दौरान शरीर में जो CO2 गैस बनती है, उस CO2 को बाहर निकालते हैं, तो हानिकारक गैस को बाहर निकालने का काम करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं। इसी प्रकार से लीवर है, यकृत है, ये भी एक उत्सर्जी अंग है, जो शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ, विषैला पदार्थ है, जो टॉक्सिन है, उसको बाहर निकालने का काम करता है।
दूसरा है रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिससे यूरेमिया कहते हैं। ये भी सही है। अगर हमारे ब्लड के अंदर वास्तव में क्या होता है, हमारी जो किडनियां हैं वो यूरिया को बाहर निकालने का काम करती हैं, परंतु किडनी जो है वो अगर इनमें कोई रोगग्रस्त हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस समय क्या करता है, हमारे किडनियां जो है वो यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाती हैं, और यूरिया बाहर नहीं निकलेगी तो रक्त के अंदर क्या होगा, उसकी मात्रा बढ़ जाती है जिससे यूरेमिया रोग कहा जाता है। यूरेमिया एक प्रकार का रोग है। ठीक है। तीसरा है गाउट या गठिया रोग। यह गाउट अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसको गठिया कहते हैं। रोग अस्थि की संधियों में यूरिया के जमा होने से होता है। देखो हमारे गाउट या गठिया रोग में क्या होता है, हमारे जो जॉइंट है, जो संधि है, हड्डियों के बीच में जो जोड़ है, उनमें दर्द होता है, और वो दर्द किस कारण से होता है, वो उसमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है। यूरिया यहां पर गलत है, यानी कि गलत कथन जो है तीसरा, ये गलत कथन है। ठीक है, सही आंसर इसका ये है। तो वास्तव में होता क्या है, हड्डियों की जो अस्थियों के संधियों के बीच में जो जॉइंट है उनके बीच में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। क्या जमा होता है, यूरिक एसिड जमा होता है, ना कि यूरिया, जिसके कारण दर्द होता है। और चौथा स्टेटमेंट है वृक्क का बाहरी भाग वल्कुट या कोर्टेक्स कहलाता है। वल्कुट को ही अंग्रेजी में कोर्टेक्स कहते हैं। देखो वृक्क का जो बाहर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, कोर्टेक्स। और अंदर का भाग मध्यांश या मेडुला कहलाता है। अंदर का जो बीच का ये भाग बच गया, ये बीच का भाग जो है ये क्या कहलाता है, मध्यांश या मेडुला कहलाता है, जो कि सही है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर था अपना ये तीसरा ये प्रश्न। तो इसका देखो नीचे नोट लगा के लिखा भी है कि गाउट या गठिया रोग अस्थि के संधियों में यूरिक अम्ल के जमा होने से होता है। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के लगभग प्रयास किया है कि नीचे नोट लगा के लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है अपने इस वीडियो का, कि रक्त में शर्करा या शुगर, देखो शर्करा हिंदी का शब्द है, शुगर अंग्रेजी का शब्द है, के स्तर में वृद्धि का पता किसकी सेल्स द्वारा चलता है। देखो हमारे रक्त के अंदर अगर शुगर बढ़ जाती है तो उसे अपन कहते हैं डायबिटीज, है ना, या शुगर होना, हिंदी में मधुमेह रोग भी कहते हैं, इसी के नाम है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि वो हमें को किसकी सेल्स से पता चलेगा कि रक्त के अंदर, वैसे तो शुगर का टेस्ट होता है अलग से, रक्त से भी पता चल सकता है, लेकिन ये बात कर रहा है कि कोशिकाओं से, कौन किसकी कोशिकाओं से पता चलेगा। तो रक्त के अंदर शुगर का जो कंट्रोल है वो एक ग्रंथि करती है, और वो ग्रंथि करती है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, जैसे अपन देखिए बात करें, मैं यहाँ एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, मनुष्य का पाचन तंत्र, ये इसमें आमाशय हो गया, ठीक है, और ये ग्रहणी यहाँ पर, फिर आगे ये छोटी आंत। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हो, ये छोटी आंत मैंने ये बना दिया। ठीक है, यहाँ ये जो ग्रहणी वाला ये आमाशय है, और ये इतना भाग ये ग्रहणी है। यहाँ एक ग्रंथि होती है, आप किताब में डायग्राम में देख सकते हो, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको। इस ग्रंथि को अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, इसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। इंग्लिश में इसको पेनक्रियाज भी कहते हैं। अग्नाशय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पेनक्रियाज ग्लैंड। अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो अल्फा कोशिकाएं, एक बीटा कोशिकाएं, ठीक है, और एक होती है इसमें डेल्टा कोशिकाएं। तो ये अल्फा, बीटा और डेल्टा जो कोशिकाएं हैं, ये अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग पदार्थों का स्त्राव करती हैं, यानी कि हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। तो यहाँ बात हो रही है अपनी पेनक्रियाज ग्रंथि में केवल शुगर की। तो इस ग्रंथि में क्या होता है, लैंगरहैंस के द्वीप समूह होते हैं। द्वीप समूह का मतलब होता है, जिस प्रकार से अपने द्वीप होता है ना, जिसको आइलैंड कहते हैं, यानी कि वो अपने चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। कोई भी पदार्थ जो चारों तरफ से, कोई भी पहाड़ है, छोटी पहाड़ी है, या कोई स्थान है जो चारों तरफ से पानी से घिरा, वो द्वीप कहलाता है। जैसे अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, लक्षद्वीप है। तो उसी प्रकार से ऐसा लगता है इनकी इस ग्रंथि के अंदर क्या होता है, लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक है, उनके सम्मान में रखा गया है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो लैंगरहैंस ने बताया था कि जिस प्रकार से द्वीप होता है ना, सेम वैसे ही कोशिकाएं होती है, यानी कि इस प्रकार से, और बाहर ऐसी कोशिकाएं अलग दिखती हैं। ठीक है, कि चारों तरफ से कोशिकाएं जो है, मान लीजिए बीच वाली कोशिकाएं अलग है और बाहर वाली कोशिकाएं अलग है, द्वीप की तरह होती है। तो इनकी जो बीटा कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं, याद रखिएगा, लैंगरहैंस द्वीप समूह की कौन सी, बीटा कोशिकाएं। मैंने बताया 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो यहाँ पर बीटा कोशिका की बात कर रहा है। बीटा कोशिका एक इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बहुत कम मात्रा में बनते हैं और शरीर में बहुत शक्तिशाली प्रभाव उनका होता है। ठीक है, अब ये जो हार्मोन है इंसुलिन, ये क्या करता है, ये हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज को, हमने जो खाना खाया ना उसमें ग्लूकोज बना है, ठीक है, भोजन में अपन ने ग्लूकोज जो लिया है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलता है। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है, शुगर है ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज ग्लूकोज है ना, शर्करा है, शुगर है, माल्टोज, लैक्टोज। तो ये ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदल देगा कौन, लैंगरहैंस जो द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन। क्लियर। अब अगर मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है तो क्या नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा,
इसका मतलब रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाती है। जिसकी कमी यानी कि इस हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो ग्लूकोज का स्तर रक्त में बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लूकोज किस में नहीं बदलेगा, ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। ये हार्मोन बदलता था और हार्मोन नहीं है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसका स्तर बढ़ जाएगा रक्त के अंदर, और इसे मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस, देखो डायबिटीज 2-3 प्रकार का होता है, ये मेलिटस है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस या शुगर कहते हैं, हो जाता है। अब इसी में इसका जो आंसर था वो तो मैंने बता दिया। दूसरा देखिए यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट का जो आपको मिलेगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है, जो ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है, यानी कि जो ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बना ना, इस ग्लाइकोजन को कौन स्टोर करता है, ये यकृत करता है। यकृत बोल दीजिए, लीवर बोल दीजिए, ठीक है, एक ही बात है, यकृत या लीवर, या इसको जिगर भी कहते हैं, ठीक है ना, लीवर को ही अपन जिगर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से जनरल साइंस के जो 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड परीक्षा अपने कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, तो मैंने वहां से इनको निकाला है, और एक क्वेश्चन के अंदर प्रयास किया है कि मैंने 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आपको समझाए जा सके। धन्यवाद।